तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, कैसे एक प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। और इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें मैं बात कर चुका हूं कैसे एक इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया, उसका चार्ज, उसका मास, चार्ज बाय मास रेशियो, ये 3 वैल्यूज आपने इलेक्ट्रॉन की आई होप याद कर ली होंगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। आइए, यस बच्चों, तो ये है आपके सामने वही देखा हुआ ऑपरेटर्स जो हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में भी देखा था। तो सोच गोल्डस्टीन की थी। उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो जो रेजिडुअल पार्ट है वो पक्का पॉजिटिव ही होगा, यानी जो बचा हुआ पार्ट है वो पक्का पॉजिटिव ही होगा। ये सोच रखते हुए उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। ये वही डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है बच्चों। यहां पर मैंने आपको एनोड दिखाया हुआ है, यहां पर मैंने कैथोड दिखाया हुआ है, कैथोड में पंचेस किए हुए हैं, होल्स किया हुआ है, ताकि ये साबित किया जा सके कि जो रेज हैं वो एनोड की तरफ से आ रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं, इसलिए कैथोड में पंचेस किए गए हैं। इस कैथोड को बच्चों हम बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। क्या बोलते हैं? परफोरेटेड कैथोड, जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र किए गए हैं। तो जैसे हाई वोल्टेज सोर्स को सेटअप किया गया तो ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो स्क्रीन है उस पर रेड ग्लो आ रहा है। तो यहां से ये कंफर्म होता है कि कुछ रेज एनोड की तरफ से आ रही हैं और कैथोड की तरफ आ रही हैं, और कैथोड में जो पंचेस हैं उसमें से पास होती हुई वो यहां पर रेड ग्लो दिखा रही है। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो आपको पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिनका कंट्रीब्यूशन है, आज हम जो जानते हैं प्रोटॉन एटम के अंदर होता है। उनका नाम है गोल्डस्टीन। या मैं लिख देता हूं बच्चों, गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड दैट एटम मस्ट हैव, एटम के अंदर होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। सो ही परफॉर्म्ड सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था वही परफॉर्म किया। आई होप सबको क्लियर हो गया। तो ये वही वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके अंदर गैस रखी हुई है लो प्रेशर पे, बच्चे सारा वही सेटअप है। तो जिसने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो 2 लेक्चर्स देखिए, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आइए, तो ये चीज आपको लिख लेनी है। तो जैसे हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया गया, समझते हैं बच्चे, व्हेन हाई वोल्टेज सोर्स, आपको मैं बता चुका हूं, इट इज क्लोज टू 10 kV टू 20 kV, यानी 10,000 वोल्ट्स टू 20,000 वोल्ट्स। देन रेड ग्लो, यानी फ्लोरेसेंस जिसको बोलते हैं। आई होप आपको यह वर्ड अभी भी याद होगा, फ्लोरेसेंस। जो ग्लो आ रहा है स्क्रीन पर उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। फ्लोरेसेंस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ZnS। ये स्क्रीन बनी हुई है बच्चों जिंक सल्फाइड की, मैं आपको पिछले सेटअप में बता चुका हूं, राइट। इससे क्या कंफर्म हुआ? इट कंफर्म्ड दैट सम रेज आर एमर्जिंग। कहां से निकल रही हैं बच्चों? कुछ रेज कहां से निकल रही है? सम रेज आर एमर्जिंग फ्रॉम एनोड साइड टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, ठीक है बच्चे।
क्लियर है यहां तक सभी को? और इन्हीं को कहा गया दीज वर कॉल्ड, क्या कहा गया बच्चों? इन्हीं को कहा गया एनोड रेज। क्या कहा गया? एनोड रेज। अब क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड में पंचिस किए हुए हैं और इन पंचिस से होती हुई एनोड रे आई है, तो इसलिए एनोड रेज को हम कैनाल रेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैनाल रेज। आई होप आपको सबको ये विजिबल होगा, एक बार चेक करिए। क्लियर? सभी को क्लियर कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, उस प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो गोल्डस्टीन है। गोल्डस्टीन ने वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो गोल्डस्टीन को उसके रिजल्ट देखकर यह लगा कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर हो सकता है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो सकता है, तो जो एटम का रेजिडुअल पार्ट है, जो बचा हुआ हिस्सा है, कंफर्म्ड उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। इस डाउट से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, रीपरफॉर्म किया, और ये पाया यस ये सही है, और उसको नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। आइए अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। एनोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा, दीज रेस मूव टुवर्ड्स कैथोड फ्रॉम, कहां से बच्चों? एनोड से। ठीक है सर। सेकेंड, ये रेज कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती हैं, सेम पॉइंट है। दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। तो ये पॉइंट्स आपको सुने सुने मिलेंगे अब, ठीक है ना? आओ थर्ड पॉइंट, ये रेज के सामने अगर कोई शीट रख दी जाए, तो अगर वो शीट थिन है तो ये रे उसको पेनिट्रेट करती हुई चली जाएंगी, और अगर वो शीट थिक है तो उससे टकराएंगी और रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और उस शीट की इमेज, उसकी शैडो पीछे दिखाई देगी। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? तो मैं कह रहा हूं दीज रेज, सेम पॉइंट है बच्चे, सेम पॉइंट है, वही कैथोड रेज वाले। दीज रेज पेनिट्रेट थिन शीट एंड कास्ट शैडो ऑफ थिक शीट इफ दे आर, यानी शीट्स आर प्लेस्ड इन देयर पाथ, या यूं लिख लेते हैं प्लेस्ड इन पाथ ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज के रास्ते में अगर थिन शीट रखी तो ये उसको पेनिट्रेट कर जाएंगी, और अगर थिक शीट रखी तो उसकी परछाई बन जाएगी, उसकी शैडो बन जाएगी। सिंपल है, सिंपल है पॉइंट। चलो आगे क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर इन रेज के सामने कोई रोटेटिंग व्हील लगा दूं, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कैथोड रे वाले में भी, अगर कोई पैडल व्हील हो रास्ते में, यहां रास्ते में कोई पैडल व्हील हो, समझते हैं, यहां रास्ते में अगर कोई पैडल व्हील हो तो ये उसको घुमा देगा। इसका मतलब ये जो रेज हैं, एनोड रेज जो हैं, वो पार्टिकल्स से बने हुए हैं। ये तो कंफर्म्ड हो ही गया था तीसरे पॉइंट से भी, कि ये जो पैडल व्हील होता है उसको रोटेट कर दे रही है, यानी इन रेज के अंदर पार्टिकल है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? तो लिख लेंगे दीज रेज रोटेट पैडल व्हील्स इफ दे आर, यही लिख लेते हैं, इफ दिस इज प्लेस्ड in path of anode rays। ठीक है, इससे कंफर्म होता है, it confirms that
जो एनोड रेज होती हैं वो बनी होती हैं भैया, किससे बनी होती हैं? आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बनी हुई है? पार्टिकल्स से बनी हुई है। ये कंफर्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये रेज जब स्क्रीन पर पड़ती है तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता है, ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो लिख देंगे दीज रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन ZNS स्क्रीन। राइट, सुने सुनाए पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में पास किया जाए तो ये रेज डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको कैथोड रेज में समझाया था, अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो ये जो रेज होंगी ना वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी। किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। और अगर ये रे नेगेटिव प्लेट की तरफ रोटेट हो गई हैं, उस तरफ मुड़ गई हैं, उस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इन रेज के अंदर जो पार्टिकल है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाएगा, तभी तो बच्चों वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? तो ये बात ध्यान रखिएगा। 6 पॉइंट, दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड in the presence of electric and magnetic fields. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। दैट इज, क्या बताना चाहता हूं मैं? दैट इज दीज रेज मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। देखो इस डायग्राम को देखो, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव प्लेट लगा दूं, यहां पर नेगेटिव प्लेट लगा दूं, तो ये जो रेज हैं ये नेगेटिव की तरफ आएंगी। किसकी तरफ आएंगे बच्चों? नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब साफ है, इज इट विजिबल? राइट, तो ये नेगेटिव की तरफ आएंगे। इसका मतलब साफ है कि इन रेस के अंदर जो पार्टिकल है, जो अभी अभी हमने कंफर्म किया था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तभी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आ रहा है। ठीक है मेरी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे ये कंफर्म होता है, इसको नोट कर लीजिए, इससे ये कंफर्म होता है तो बच्चों इससे ये कंफर्म होता है, इट कंफर्म्स दैट जो एनोड रेज होती हैं हैव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। मेरी ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इनके अंदर जो पार्टिकल है उस पर कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है मेरी बात? तो दीज रेज गेट डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, दैट इज दीज रेज मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट। कंफर्म्ड? तो जिन्होंने कैथोड रेज पढ़ रखा है उनको बहुत अच्छे से आ रहा होगा मैं क्या बातें कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए तो एक पॉइंट और बना देते हैं आपके लिए। ये जो रेज होती हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैकन कर देती हैं, जैसे कैथोड रेज ने किया था। तो दीज रेज ब्लैकन फोटोग्राफिक प्लेट। देखो मैं वही रिएक्शन लिखूंगा जो मैंने आपको कैथोड रेज में लिखवाई थी। दैट इज, कैथोड रेज में यही लिखवाई थी, दैट इज फोटोग्राफिक प्लेट बनी होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। अगर मैं इसको यानी सिल्वर ब्रोमाइड पर अगर मैं एनोड रेज पास करवा दूं तो सिल्वर अलग ब्रोमीन अलग। इसका मतलब ये हुआ दैट इज दीज रेज प्रोड्यूस हीट
ये रेज हीट प्रोड्यूस करती है, कैथोड रेज भी करती है। तो अब तक जितने पॉइंट्स मैंने आपको करवाए हैं वो सारे वैसे से ही पॉइंट हैं जैसे कैथोड रेज पे हैं। बस फर्क इतना है कि कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स हैं उन पर नेगेटिव चार्ज है, और एनोड रेज में जो पार्टिकल्स है अभी अभी हमने पढ़ा उस पर पॉजिटिव चार्ज है। बस इतना ही फर्क है। देखो क्या अगले पॉइंट्स में आपको डिफरेंस दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th पॉइंट, जब इन रेज को हार्ड मेटल पर गिराते हैं तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक कैथोड रेज डू। उसी की तरह एनोड रेज भी जब हार्ड मेटल पर टकराते हैं तो एक्स रेज निकलती हैं, एक्स रेज। तो लिख लेंगे दीज रेज प्रोड्यूस एक्स रेज अपॉन स्ट्राइकिंग ऑन हार्ड मेटल्स लाइक टंगस्टन, क्रोमियम, आयरन। इन जैसे मेटल्स पर जब ये रेज गिरती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। सही बच्चे? अब देखना ये वाला पॉइंट, इसको मैं मार्क कर रहा हूं। अगर आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अभी हम तीसरे लेक्चर पे हैं, तो आपको पता होगा कि जो कैथोड रेज हैं वो जितनी भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो भी उनका बिहेवियर होता है, वो इस चीज पर कतई ही डिपेंड नहीं करता कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है और कैथोड किस चीज का बना हुआ है। लेकिन एनोड रेज इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि अंदर कौन सी गैस है। मेरी बात समझ में आई? कैथोड रेज इस चीज पर डिपेंड नहीं करती हैं कि अंदर यानी डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है, लेकिन एनोड रेज इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो हर गैस के लिए सेम होता है। वहीं इस टॉपिक में अगर आप आते हो एनोड रेज में, यहां ऐसा नहीं है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन। inside the discharge tube। आई होप सबको क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि यस सर एनोड रेस के बारे में मैं भली भांति अच्छे से जानता हूं। सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो फिर हम बात कर लेते हैं बच्चों। जैसे आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, मास बताया, चार्ज बाय मास रेशियो बताया, वैसे आपको अब इनका भी याद करना है। तो प्रोटॉन पर बच्चों उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या चार्ज है वो? यस सर, बिल्कुल बता सकते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है। प्रोटॉन पे जो मास होता है वो कितना निकल कर आया? सर वो आया 1.673 10 की पावर -27 kg। कहीं कहीं आपको 10 की पावर -24 दिखाई देगा, तो ध्यान देना वहां यूनिट ग्राम है, और यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी है उसमें kg है। 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। चार्ज बाय मास रेशियो अगर आप निकालेंगे ना, इसका चार्ज बाय मास रेशियो जब आप इसका निकालेंगे, इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 9.58 10 की पावर 7 कूलम्ब पर केजी। 9.58 इंटू 10 की पावर 7 कूलम्ब पर केजी, ये इसकी वैल्यू आएगी। आई होप सबको क्लियर है। तो चार्ज बाय मास रेशियो आप प्रोटॉन का ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का आप चार्ज ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का आप मास ध्यान रखेंगे। अब मैं चाहूंगा आप सबको यह भी पता हो कि एएमयू में
एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का कितना मास है, और अभी बता दूंगा इलेक्ट्रॉन का भी कितना मास है। तो बच्चों मुझे बताओ, अगर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए एएमयू में, तो इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कितना होता है? केजी में तो हमको पता है 9.1 इंटू 10⁻³ केजी। लेकिन अगर मैं इसी को 1.67 10⁻⁻27 से डिवाइड कर दूं तो एएमयू में आ जाता है। आई होप सबको पता है, आई होप सबको पता है 1 एएमयू में 1.67 10⁻⁻27 केजी होते हैं। तो प्रोटॉन का मास एएमयू में बताना है, वैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी एएमयू में बताना है। तो आपको बता दें वो निकालते कैसे हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी को डिवाइड कर देंगे 1.67 10⁻⁻27 से, तो एएमयू में आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों तो 0.00548 एएमयू आएगा। 0.00548 क्या आएगा बच्चों? एएमयू। ये इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में है। ऐसे ही प्रोटॉन का मास अगर एएमयू में पूछ लिया जाए, अगर मैं आपसे प्रोटॉन का मास बच्चों एएमयू में पूछ लूं, समझते हैं, एएमयू में पूछ लूं, तब आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर प्रोटॉन का मास केजी में कितना होता है? 1.673 10⁻⁻27। इसको डिवाइड कर देंगे सर 1.67 10⁻⁻27 से। बच्चे फिर बता देता हूं, 1 एएमयू में 1.67 10⁻⁻27 केजी होते हैं, इसलिए मैं इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं एएमयू में मास निकालने के लिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.007 एएमयू। देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में इतना छोटा है, बहुत छोटा है यार, ना के बराबर, और प्रोटॉन का मास एएमयू में ये होता है। तो सवाल हमारा ये है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से कितना ज्यादा है? बताइए। प्रोटॉन का मास तो ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, चाहे केजी में कंपेयर कर लेना प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास, चाहे एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर कंपेयर कर सकते हो। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये पूछ रहा है कितना ज्यादा होता है, तो भाई प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करके देख लो, पता लग जाएगा कि फ्रैक्शन क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी बच्चे में हिम्मत हो तो वो मास ऑफ प्रोटॉन को भाग कर ले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आंसर आएगा क्लोज टू 1836। तो प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है? तो इसका आंसर आएगा 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स। इतना ज्यादा है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है बात बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है? क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में 0.00548 होता है और प्रोटॉन का मास एएमयू में 1.007 होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है। अरे भैया कितना ज्यादा है? 1836 गुना, 1836 टाइम्स, 1836 टाइम्स, एक ही बात है, ठीक है? चलो फिर, तो हम सक्सेसफुल रहे बताने में कि प्रोटॉन डिस्कवर कैसे हुआ है। इन्हीं रेज को क्या बोला गया बच्चों? प्रोटॉन बोला गया। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो रेज हुई, ये जो रेज डिस्कवर हुई, बताया गया कि एनोड रेज के अंदर क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल
और उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। ठीक है, उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। चलो बढ़िया, आ जाओ आगे। अब आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो देखिए, हमें पता है कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गोल्डस्टीन ने कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होता है, अरे भैया उसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन। और एटम के अंदर ऐसा भी पार्टिकल होता है जो हैवी है लेकिन उस पर चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल है। उसको आज हम न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। और अब देखना यह है कि उसकी डिस्कवरी कैसी हुई है और किसने की है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक, राइट। तो पहले तो हम ये लिख लेंगे, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक, इन्होंने किया क्या था वो सुन लो। इन्होंने बेरिलियम की जो शीट्स थी, बेरिलियम एटम, सुनो मेरी बात ध्यान से, बीई जिसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर जिसका 4 है, उसकी शीट पर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए। कौन से पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए और एक रे जनरेट हुई जो हाईली पेनिट्रेटिंग थी। हाईली पेनिट्रेटिंग मतलब किसी में से पास हो जाए, इतनी ज्यादा पेनिट्रेटिंग। और कहा गया इनके अंदर न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। रिएक्शन से ज्यादा समझ में आएगा, करवा दूं? देखो ध्यान से देखो। तो ही बम्बार्डेड बेरिलियम शीट्स, बीई शीट्स with alpha particles and found, क्या पाया? highly penetrating rays containing उन highly penetrating rays में क्या था? containing हैवी पार्टिकल, और उसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं जो उन्होंने परफॉर्म की थी। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, उस पे अल्फा पार्टिकल गिराया। और आप अल्फा को जानते हैं, हीलियम पार्टिकल ही होता है, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो इसके बीच में रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, बेरिलियम डिस्ट्रॉय हो गया, कार्बन बन गया 4 और 2 6, 9 और 4 13, आई नो, लेकिन मैं 12 लिख रहा हूं। और एक मिला हमें जिसका मास नंबर 1 है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन, और इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो दैट इज हाउ न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड, राइट। तो आपने बोला सर न्यूट्रॉन हैवी है, तो उसका मास बता दीजिए। तो पहले तो सुन लो, जो चार्ज है न्यूट्रॉन पर वो तो है 0, 0। और रही बात मास की, इसका जो मास होता है वो होता है 1.675 10⁻⁻27 kg। और यही मास अगर AMU में बताना हो, AMU में, तो ये होता है 1.008 AMU। और इलेक्ट्रॉन के मास से अगर मैं न्यूट्रॉन का मास भी कंपेयर करूं तो ये 1837 टाइम्स हैवी है। देखो थोड़ा सा हैवी है प्रोटॉन से, थोड़ा सा, वो था 1.673, ये है 1.675, लेकिन न्यूमेरिकली ये बराबर ही है, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन से ये दोनों कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत हैवी होते हैं। कितना हैवी होते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं प्रोटॉन का मास ऊपर रख लूं, सॉरी न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन वाला तो बता चुका हूं, अगर मैं न्यूट्रॉन का मास ऊपर रख लूं और बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास नीचे रख लूं, तो न्यूट्रॉन का मास आप जानते हैं कितना है? 1.008 AMU में। और इलेक्ट्रॉन का मास भी आप AMU में जानते हैं, वो है 0.00548। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1837। तो न्यूट्रॉन का जो मास है
वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं दोबारा आज हमने क्या डिस्कस किया। मैंने आपको बताया प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे होती है, ये सेटअप है, व्यक्ति का नाम बताया और ये सब बातें हुई। तो मुझे उम्मीद है आज का सेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी संशय, कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। बाकी आप वीडियो को पीछे बैक करके दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं अब कि एटम के अंदर जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और किन्होंने की। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू।